अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं एक शायर, क्या नाम है हुजूर आपका? अब्दुल मजीद टक्कर। अब्दुल मजीद टक्कर साहब के हमरा उनकी बेगम साहबा हैं और ये इनकी चौथी बेगम बताई जाती हैं। हाय हाय। और डमी म्यूजियम से तशरीफ लाए हैं हमारे दोस्त जनाब तारिक अजीज साहब। माशाल्लाह। आई कूलर नहीं ले आए? बदिनो हज़रात, आज का मौजू चूंकि कदरे संजीदा है इसलिए हमने निस्बतन नौजवान नस्ल के शायरों को दावत दे रखी है। गाफिर शहजाद साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, साथ ही सादुल्लाह शाह, आबिद फारूक साहब और अहमद सोहेल बसरा साहब। मौजू दरअसल ये है कि शायरी का फायदा क्या है, क्या शायर सचमुच गप्पी और लपाड़िए होते हैं या इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत भी इनमें मौजूद होती है। ये ज्यादातर शायर हजरात आप ये महीन से कमजोर से क्यों होते हैं, इंतहाई रिवायती सा टिपिकल सा हुलिया क्यों अपना रखते हैं? जी, मैं भी खाने पीने का शौक रखता हूँ। मैं पान खाता हूँ, गुटखा खाता हूँ। लगता है डॉक्टर साहब को है ना सारी बीमारियां दस रहे हैं। मैं छालिया भी खाता हूँ, यहाँ दर्द होता है। अच्छा सर छोड़िए, बताइए कारोबार क्या करते हैं? मैं सरकारी मुलाजिम था और वो तो रिटायर हो गया ना रिसेंटली। जी। इस वक्त क्या शुगल है आपका? एक किताब घर है मेरा बड़ा छोटा सा और मैं किताबें वगैरह छापता हूँ उसमें। एक सवा छाप के देख पेंदे ने। शायरी किस उम्र में शुरू की? 12-13 साल का था जब से शुरू की मैंने शायरी। क्या इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? जब हम बहुत छोटे से थे, कोई 12-13 साल हमारी उम्र थी, अच्छा, तो हमें इश्क हो गया। इश्क हो गया? जी हाँ जी, उस बाद बीमार हो गए। तो यानी इतनी कम उम्र में आपको पहला इश्क हो गया? नहीं, पहला इश्क नहीं था ये कोई 25वां-30वां इश्क था मेरा। 12 साल की उम्र में? जी। हाँ जी, छिले जी ने दाई फसा ली थी। भाई हम आपसे शायरी की बात कर रहे हैं और आप लगातार बकवास किए जा रहे हैं। सर लगातार नहीं कर रहे, बक्से बक्से में कर रहे हैं। अच्छा जी सर। फिर हमने सोचा कि हम किसी जोगे तो है नहीं, तो हम शायरी शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, तो हमने शायरी शुरू कर दी। आफ्ताब साहब, इन्होंने दो ही काम संजीदगी से किए हैं, शायरी और शादियां। हाँ जी, शायरी और शादियां। आप कसरत इज़्दिवाज के हवाले से भी बड़े मशहूर हैं। वो दरअसल हमने जिंदगी में अभी तक 4 शादियां की हैं। पहली शादी अभी तक 4 शादियां, यानी अभी मजीद स्टिल काउंटिंग। पहली शादी मैंने उस वक्त की थी जब मेरी वालिदा ने सोचा कि इनकी शादी कर देनी चाहिए। बस फिर पता नहीं क्या हुआ, उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर अच्छा, आज शादी की थी नहीं, उन्हें सुनिया तो फिर मैंने तस्वीर दिखाई कुड़ी नूं और तस्वीर नेड़े भी नहीं दिखाई। हाँ जी, उन्हें सिर्फ दूर ही देखी। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर हमने दूसरी शादी कर ली। अच्छा जी। फिर मालूम नहीं क्या हुआ, 6 महीने के बाद वो भी मर गई। अरे दुनिया जो औरता मुकान है। कातल शायर और ये आर्डर से शादियां कर। देखिए ये खामखा बके जा रहे हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है कि हमने शादी कितनी मुश्किल से की थी। उसमें मुश्किल क्या हुई? इनकी सेहत इजाजत नहीं देती थी। अच्छा, मैं चूंकि इनकी ज़ौजा मोहतरमा से भी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, पहले मैं ये पूछ लूं कि अच्छा जनाब, चौथी तक आप कैसे पहुंचे? तीसरी शादी फिर किधर की भी? जी, फिर हमने तीसरी शादी की थी। किस बेस पे? मौत बेस पे। तो उनकी वफात कैसे हुई? जी जी, में बाकी 2 मरी है। जी नहीं, यहाँ आप लोग गलत हो गए। अच्छा जी, वो फौत नहीं हुई? जी, वो फौत नहीं हुई थी। वो एक दिन सब्जी लेने गई घर से और उसके बाद वापस ही नहीं आई। तो जी अल्लाह पाक ने जिन्हों बचाना हो ना, उन सब्जी वाली दुकान से भेज। नहीं सर, किसी नाराजगी की वजह से, नाचाकी की वजह से छोड़ गई आपको? वो पता नहीं, समझ में नहीं आया हमें कुछ। ये तीनों शादियां आपने कराची में की? जी। तो फिर पंजाब में आ गए? हूँ पंजाब जी, की बारी है। अच्छा, किन हालात में शादी हुई? सर इस लड़की ने इस वजह से शादी की है कि मैं देखूं ये बीवियों को मारता किस तरह। अच्छा जी, सीरियसली प्लीज, हम सब जानना चाहते हैं आपने क्या सोचकर इनसे शादी की? जी आफ्ताब साहब, मैंने बचपन से ही सोच रखा था मैं कोई ऐसा काम करूं, कोई ऐसा मुश्किल काम कि लोगों के लिए मैं मिसाल ही साबित हूं। सारे खुदकशी करने लगी थी, सहेली ने क्या खुदकशी हराम है, इन्होंने शादी कर। अच्छा जी, शायरी से कोई शगफ है? नहीं सर, कोई नसर पड़ी हो? कभी भी नहीं। वो अखबार वगैरह पढ़ती हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। कोई शायरी से इलाका नहीं? सच पूछे आफ्ताब साहब, मुझे तो शायरी से कोई दिलचस्पी है ही नहीं, मुझे सख्त नफरत है। और रही सही कसक इन्होंने पूरी करवा दी है। तो बाजी चाचा इन्हों की सुखा के बेचना। अच्छा, आपको इनसे इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफात क्या आफ्ताब साहब, रोजाना इतनी छलांगे मारते हैं, मैं आज ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरी किताब छपेगी, मुझे इनाम मिल जाएगा, मैं इतने पैसे लेके आऊंगा, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं घर की।
रोजाना मालिक मकान आके किराए का पूछता है, बच्चों की फीसों का इसको पता नहीं है, सिर्फ इनको ये पता है कि मैंने शायरी करनी है, शायरी के साथ घर का खाना तो नहीं ना पकता। और कसम से आप यकीन करें, अगर मैं जॉब ना करूं तो सबसे पहले भूखा ये मर जाए। आप क्यों नहीं कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं करते? हम जॉब के लिए गए थे सर, अच्छा जी। मगर वहाँ उसने मुझे बाहर बिठा दिया, कहने लगा हम अभी आते हैं, फिर वो शाम तक आया ही नहीं कोई मुझे लेने वो के लिए। अगले दिन चले जाते? अरे वाह, वो कैसे चले जाते हम? हमारी भी कोई अना है, हमारी भी कोई बात है, हम कैसे जाते? हम तो नहीं गए। हम एक दे दे, हमने मैंने मारता है। हम तो मैं नहीं पूरा तो हम। बाजी तो सिग्नल नहीं, वो बहुत तपी हुई है बेचारी। देखें कितना जेन्युइन तकाजा है कि भाई कोई जॉब करो, भाई कोई ट्यूशन पढ़ा ले, लैंग्वेज तो आती है ना, उर्दू शायरी फरमाते हैं आप। लो, हम कोई पागल है जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए चले जाएं? हम इतने बड़े शायर हैं, हमने शायरी की है, शायर अच्छा लगेगा ट्यूशन पढ़ाता हुआ? देखें कोई जिंगल्स विंगल्स क्यों नहीं लिखे आपने, कोई फिल्मी गीत नहीं लिखे आपने? कोई आता ही नहीं हमारे पास लिखवाने के लिए। सर कोई आपके घर आएगा खुद? हम जेन्युइन शायर है, जेन्युइन। जब हम पैदा हुए थे ना, तब भी हम फितरी शायर थे। ये शायर पैदाइशी होता है, जाहिर है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि शायर ने कोई काम नहीं करना, शायर ने भूखा मरना है और दूसरों को भी मारना है? हम इतने बड़े शायर हैं। और सर इतने बड़े शायर हैं तो क्या आप तो इतने बड़े पैरासाइट हैं? सर ये बताइए कि ये क्या अलमिया है, आप भी तो शायर हैं। देखिए, ये हजरत जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये बेसिकली जेन्युइन शायर हैं। अच्छा जी। और जरा इस फलसफे को समझिए कि एक जेन्युइन शायर इस दुनिया में अपनी पैदाइश को एहसान समझता है, काम की तलाश में जाना अपनी शान के खिलाफ समझता है। उसकी ख्वाहिश ये होती है कि काम खुद चल के हमारे पास आए। लेकिन आपने तो इस तरह नहीं किया। सर वो जैनमन शायर की गल कर रहे ने, भाई बस गुजारा ही ने। नहीं, आप शायर तो हैं ना, साहिब दीवान है। हाँ जी, इन्होंने फिल्म चन्ने का रोल भी किया है। यार वो एक रोल था। यार वो शायरी की बात कर रहे हैं, तू उधर फिल्मों की बात। और रोल फिल्म से पैसे नहीं थे मिले, अन्य बन के डायरेक्टर की बात गए। शायरी एक समंदर है और इसकी गहराई में आप जितना जाएंगे उतना आप मोती निकाल कर लाएंगे। मैडम, आपको शायरी से शगफ नहीं है? मैं कह चाचा जी मेरी गल मेरे को एक शायर नहीं सांभिया जान दिया, दूजा फिर अब मैं शायरों का चार पाना है। तो ये बात आप धीमी आवाज में भी करते नहीं, मैं तो आपकी इज्जत भी बहुत करती हूँ। मेहरबानी, मैं आपकी जितनी करता हूँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नहीं, आप भी तसव्वुर कर सकते हैं, मेरी नानी भी आपकी फैन थी। हद हो गई आफ्ताब भाई, इतना बड़ा झूठ मैंने जिंदगी में नहीं सुना। नहीं, आपकी नानी, ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपकी नानी क्या करते देखती थी? काले टीवी ते जो कूलर वंडिया करते सन। अच्छा जी, हम जरा गाफिर शहजाद साहब से आप बताइए कि शायरी का फायदा क्या है? जनाब, ये जो शायरी है ये कोई कमोडिटी नहीं है, क्योंकि हमारी सोच आजकल इसी हवाले से चलती है, तो हम हर चीज में फायदा ढूंढने लग पड़ते हैं। बिल्कुल। शायरी का ताल्लुक तो इंसान की रूहानियत से है, इंसान के इनर सेल्फ से है, जहां पर ये नफा नुकसान और ये फायदे वाली बातें बेमानी हो जाती हैं। शायर बेसिकली सोसाइटी का एक दानिशवराना सा एंटरटेनर होता है, और उससे ज्यादा अगर उससे एक्सपेक्ट किया जाए तो ये गलत है। आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, सोसाइटी में इस बात को बाकायदा फैलाया गया है कि ये एंटरटेनर होता है। आज हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं, जो मुगलों के लिबादे में हम देख सकते हैं उनको, उनके यहाँ भी ऐसे कुछ शायर मौजूद हैं जो लतीफे सुनाते हैं और उनको एंटरटेन करते हैं, लेकिन वो ना तो शायरी से सीरियस होते हैं और ना ही उनका शायरी से उस तरह का कोई ताल्लुक होता है। वो शायर नुमा चीजें होती हैं। फिर भी अगर एंटरटेनर नहीं है तो फिर करता क्या है सोसाइटी? शायर जो है वो हमारी फिक्र को, हमारी दानिश को, हमारी सोच को और हमारे एहसास को, और जो सोसाइटी की एक साइकी है उसको खूबसूरत लफ्जों में पिरो के लोगों तक पहुंचाता है। आप देखिए कि 700-800 साल तक बाबा फरीद ने, शाह हुसैन ने, सुल्तान बाहू ने, बाबा बुल्ले शाह ने शायरी के जरिए सोसाइटी को एक ऐसा पैगाम दिया कि जिसकी वजह से वो सोसाइटी बड़ी बैलेंस सोसाइटी रही। आज हमने शायरों को पीछे हटा दिया तो हमारे दहशतगर्द सामने आ गए हैं। नहीं, ये जो अहबाब आज शायरी कर रहे हैं, क्या वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं? उनके नक्शे कदम पे कतई नहीं चल रहे, इसलिए कि जो ये कंज्यूमर सोसाइटी की आपने बात की वो इतनी डोमिनेटिंग हो गई है और उनको इतना मार्जिनलाइज कर दिया गया है शायरों को कि वो तो बेचारे महज अपनी जात के इजहार और इस फन को संभाले हुए समझें कि इस दुनिया में गुजारा कर रहे हैं। जी,
ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو کہ صاحبزادے تھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائے ڈاکٹر علامہ اقبال کے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہماری اماں اکثر اس چیز کی شکایت کرتی پائی گئیں اقبال صاحب کہ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں، آپ نے وکالت کی ہوئی ہے، اچھا بھلا پیشہ ہے، آپ وکالت چھوڑ کے اور یہاں پر گھر میں بیٹھے لکھتے رہتے ہیں، کس کام میں آپ پڑ گئے ہیں؟ تو ان کی جو عملی زندگی ہے یا عملیت پسندی جو ہے وہ ہمیں شاعروں کی زندگی میں بہت کم نظر آتی ہے۔ ہمارا اپنا ایک واقعہ ہے جس کا میں خود گواہ ہوں۔ ظفر اقبال صاحب کے ایک انتہائی عزیز دوست تھے صلاح الدین محمود مرحوم۔ ان کی والدہ صاحبہ انہیں کہا کرتی تھیں کہ آپ وقت پہ گھر نہیں آتے، آپ کبھی موقع پر موجود نہیں ہوتے۔ ظفر اقبال صاحب بھی تو ہے نا، کس قدر عمدہ، شستہ اور باکردار آدمی ہیں، حالانکہ شاعر ہیں۔ اچھا جی، ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد۔ خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی۔ ہمارا جو کلاسیکل شعراء ہیں، اگر آپ اس عہد کو دیکھیں تو ایک طرف غدر مچا ہوا ہے، سب کانٹیننٹ جو ہے اس پہ انگریز جو ہیں وہ آ کے اپنے جو پنجے ہیں وہ گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے جو کلاسیکل شعراء ہیں وہ کہیں لب و رخسار کی بات کر رہے ہیں، وہ کہیں گیسوؤں کی بات کر رہے ہیں، وہ عشق جانا میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کا غم جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی محبوبہ جو ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہی یا ان سے ان کی گفتگو نہیں ہو پا رہی۔ سعد اللہ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، ہم بہت سنجیدہ ہو گئے۔ مثلا منیر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے، میں سمجھتا ہوں پورے اردو ادب میں ایسا شعر آپ کو نہیں ملے گا، حسن تو بس دو طرح کا خوب لگتا ہے، منیر آگ میں جلتا ہوا یا برف میں سویا ہوا۔ اگین ہم پھر دوسری طرف نکل گئے، ہم تو شاعری ڈسکس ہی نہیں کر رہے، شاعر کی بات کر رہے ہیں۔ شاعری تو نہیں جی، شاعر کا جہاں تک تعلق ہے، شاعر کے اپنے حالات زندگی، اکثریت شاعروں کی ایسی ہے جو بروکن فیملیز دے کر گئے ہیں۔ آج ہر گھر سے ڈاکٹر جاوید اقبال نکلتا نظر نہیں آتا۔ شاعروں کا قد دیکھیں تو بہت اونچے، لیکن ان کی اولاد اس لیے کہ وہ اٹینشن مل نہیں سکی۔ غافر صاحب آپ کی طرف جاتے ہیں۔ جو پرفارمنس کی ہو رہی ہے نا بات کہ شاعر کام نہیں کرتا، پڑا رہتا ہے، ابھی جاوید صاحب کا بھی حوالہ آ گیا اس کے اندر۔ اچھا، میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ شاعر کا ذہن اور فکر کا کام ہے، آپ اس سے یہ توقع کریں۔ اچھا، ہمارا کوئی دانشور ایک جنرل سے سوال تو نہیں کرتا کہ آپ مٹھائی کیوں نہیں اچھی بناتے؟ آپ کی اس بات کے بعد تو غافر صاحب یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگر خاندان میں کوئی شاعر پیدا ہو گیا ہے تو صفِ ماتم بچ جانی چاہیے کہ لیں جناب، ایک صاحب پیدا ہو گئے ہیں، یہ پیراسائٹ ہیں، اب ساری عمر ان کی خدمت باپ کرے گا، بھائی کریں گے، اور اس کے بعد بیوی کرے گی۔ شاعروں سے اگر کوئی شخص سب سے زیادہ ناخوش ہے تو وہ ان کی بیوی ہیں۔ آپ گھر کی باتیں تو نہ بتائیں۔ نہیں، گھر کی باتیں میں تو جرنلائز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس حوالے سے مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ضرور ملا، میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں، اور میں جان کی امان گھر سے طلب کرنے کے بعد یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ سارے شاعر بے روزگار بھی نہیں جی، ایڈورٹائزنگ کمپنیاں شاعر نوکریاں کر رہے ہیں جی۔ جب فلم انڈسٹری ساری چنگی ہوتی ہے، قتیل شفائی صاحب، ساحر لدھیانوی صاحب، انڈیا میں آج بھی شاعر سب سے زیادہ پیسہ بالی ووڈ کی وجہ سے کما رہے ہیں۔ جی۔ فیض احمد فیض کو لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں کتنے بڑے شاعر تھے، لیکن یہ حمیت کا تقاضا ہے کہ جاب بھی کرنی اور پی آئی اے کے لیے کاپی رائٹنگ بھی کرتے تھے۔ آج بھی پی آئی اے کا جو رننگ سلوگن ہے وہ فیض کا لکھا ہوا ہے۔ اب کسرے شان نہ سمجھیں کہ یار یہ کوئی کام ہے جو میں کروں گا، یہ فلمی شاعری میں کروں گا، یعنی میں کسی اشتہاری فلم میں شعر کہوں گا تو بھائی کسی سے مانگ کر کھانے سے یا بچوں کو بے تعلیم رکھنے سے، بچوں کو علاج معالجے سے محروم رکھنے سے بہتر ہے کہ اپنے قد سے تھوڑا سا نچلا کام بھی کر لیں۔ جی سر، یہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ نئی ریئلائزیشن بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر جو کوالٹی ہے اس کو اگر آپ پازیٹیولی استعمال کر کے اس سے کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں انا کا مسئلہ بیچ میں آنا چاہیے۔ جی آفتاب صاحب نے جی بہت اچھی جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں ذرا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر جو ہے اس کو شاعری کو پروفیشن ہرگز نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جب اسے پروفیشن بنائے گا تو میرے خیال اس کے لیے بڑی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ محبت کو اگر پروفیشن بنا سکتا ہے، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ غلام تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ جی مجھے واقعی کو، یا تو پھر آپ بہت اچھے بڑھئی ہیں، بہت اچھے ترخان ہیں، بہت اچھے لوہار ہیں، بہت اچھے افسر ہیں، بہت اچھے استاد ہیں۔ سید ضمیر جعفری کا وہ دو شعر جو میرا خیال ہے میں لاتعداد مرتبہ استعمال کر چکا ہوں، مجھے تو اب یوں محسوس ہو رہا ہے ان دونوں شعروں کا مخاطب باقاعدہ شاعر ہے کہ شوق سے نور نظر
लखते जिगर पैदा करो, जालिमों थोड़ी सी गंदम भी मगर पैदा करो। और हजरत इकबाल का शाही तो कब का उड़ चुका, अब कोई अपना मकामी जानवर पैदा करो। बस थोड़ा बहुत को काम भी करो, ये तो कोई बात नहीं है जी, हम तो शायर हैं। जफर इकबाल साहब का शेर है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। हाँ जी। अगर शायर जम पे है, अल्लाह ने उड़ा मैन्युफैक्चरिंग फालट पा दिता है, तो फिर मुआशरे को चाहिए ना कि उन्हें बर्दाश्त करे ਉਹਦੇ मुताबिक वो कायम है। नहीं, शायर कभी नहीं समझता कि मैं एक मजजूब हूँ या मेरे में फालट पैदा हो गया, हरगिज नहीं। शायर तो फिर भी अपने आप को पैदाइशी तौर पर सबसे अरफा समझता है। वो तो माइंड कर जाता है कि कोई मुझे रिसीव करने नहीं आया। भाई पैसा तुम एक नहीं कमाते हो, कहते हो कि मुझे रिसीव करने को आए। सर ये कहाँ की बातें कर रहे हैं जी? ये तनज़्ज़ुल जो है ये मजमूई है पूरी सोसाइटी का, सिर्फ शायर का नहीं है। 60 की और 70 की दहाई तक, 80 की तक हमारे पास बहुत बाकमाल लोग। जिस शायर की मिसाल दी जा रही है वो कई 100 साल पहले की बात है। ये 200 ईयर्स पुरानी बात। उस वक्त जो मुआशरा था वो शायर को एक्सेप्ट करता था, लेकिन जिस शायर का तज़किरा हो रहा है वो बिलाशुबा उर्दू ही नहीं दुनिया के अजीम तरीन 10 शोरा में से एक था। और उसके साथ ये जो कुछ होता रहा सिर्फ इसलिए कि वो काम वाम नहीं करता था, वो कसरे शान समझता था। नहीं, गालिब की आप बात कर रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की जब वो जॉब लेने के लिए गए हैं और जब प्रिंसिपल साहब उन्हें रिसीव करने नहीं आए तो क्यों तो वापस चले गए। ये कौन सी अना थी, ये कौन सी, किसने उन्हें कहा था? जिस बंदे के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देखें अब हम उसके पर्सन को डिस्कस कर रहे हैं। शायरी उसकी वाकई बहुत बड़ी थी, बहुत अजीम, लेकिन आप जॉब लेने गए अपनी कॉज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, आप इतने सिंसियर हैं। अर्ज ये है कि अपनी उसी इगोइस्टिक जो जीनियस है उसकी वजह से तो वो जिंदा है। अगर वो उसी को छोड़ देगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि इज्जत और एहतराम जो है वो शोरा का या दानिश्वरों का शुरू से रहा है, लेकिन घर का जो चूल्हा है, घर के जो मसाइल हैं, बच्चों की जो फीसें हैं या बिजली के जो बिल हैं, वो सिर्फ इज्जत और एहतराम से नहीं दिए जाते। आप उनको माशरे में जितना मर्जी इज्जत और एहतराम दीजिए, लेकिन जब तक वो कुछ और नहीं करेंगे, जिस तरह की अभी हमने बात की और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ शोरा यहाँ पर हैं, इन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया कि शायरी जो है ये कुल वक्ती काम नहीं है, ये जुज़ वक्ती काम तो हो सकता है, शौक हो सकता है, किसी नजरिए के के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के लिए, घर को चलाने के लिए, मैं एग्री करता हूं, मुआशरे की जो जरूरियात हैं, जो आपसे लोग वाबस्ता हैं, उनको पूरा करने के लिए आप शायरी पे इन्हिसार नहीं। भाई बच्चे क्यों पैदा किए, शादी क्यों की? अगर आपने कहना है कि जनाब मैं फुल टाइम पोएट हूं, मैं तो सिर्फ, फिर तो आपने अपनी जिंदगी में 2, 4, 5, 7 बल्कि कसरत औलाद और कसरत इज़्दवाज इनके यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है। आपने इकट्ठे यतीम पैदा कर दिए 7, 8। बात सुने, आपने इससे कोई सबक नहीं सीखा। लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये बकवासियात तो तमाम शायरों के साथ होती रही हैं। गालिब को देखिए, मीर तकी मीर को देखिए, इन सब के साथ यही होता रहा है। उन्होंने भी असर नहीं होया तो होना इन्होंने भी नहीं। अच्छा सर, आपका तखल्लुस भी है कोई? बेहोश। क्या बेहोश? वो तो कह रहे थे टक्कर। सर टक्कर मारन तो बाद बेहोश ही होंगे ना। बाजी तुझे से कीता की? बस हो गया मेरे वीरा। खातून आप खुश नसीब हैं, आप एक शायर की बीवी हैं। एडी मैं खुश नसीब हाँ तो शायर तुसी ले जाओ, मैंने टुटा 500 रुपया ही दे जाओ। बाजी 300 लेना जे। नहीं तुम क्या उनसे शायरी करवाओगे? सर साड़ा दिमाग खराब है। सारा सी जी शेरवानी जी पाई है ला के थले बिछानी है, लंबा पाना हाथ इंच कर देना रेडी च लैके ले फिरना। प्लीज यकीन करो रोज का 2,500-3,000 से कितने नहीं गया। हाँ है भी ख्याल मैनू क्यों नहीं आया? ये गल सुनो, कोई रेडी है ताड़ी नजर ही? क्यों बाजी तू फ्रूट लाना? अरे भाई वो बकवासी लोग हैं, तुमसे चेहरा ले रहे हैं, तुम खाम खान को जवाब दिए जा रही हो, तुर्की बतुर्की उनके साथ साथ हो तुम। मेरे को जड़ा शाहरुख खान बैठे, मैंने की जवाब दिया, मैं की बोलना तेरे से? मेरे को चुप नहीं। आज धीमी आवाज में वो दमे का मरीज है। बंदा मेरा है कि तेरा? नहीं तो बाजी तुहानू कदी नारान कगान सवाद नहीं लै गए शादी तो बाद? लो नारान कगान वो तो सिब्बी जावे तो नमूनिया हो जाता। मैं एक बार सरपारकर लै गई हाँ, उसे ठंड नाल मरण वाला हो गया। सरपारकर तो बहुत गर्मी होती है। इन्हों ठंड लगती सी जी। नहीं तो वहां क्या करने गई? उसे एक पीर बाबा बड़ा वड्डा,
ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਲਗਾਈ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕੀਤਾ। ਦਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਆਪ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अच्छा गुस्सा भी चढ़ता है? ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। अच्छा सर, ताजा तरीन किताब आपकी क्या नाम है उसका? आखिरी आरामगाह। सर क्यों फजूल बातें करते जा रहे हैं? मैं फजूल बातें कर रहा हूँ, फजूल हरकतें ये कर रहा है। आप देखिए, इसकी उम्र देखिए, आप इसकी सेहत देखिए, और इन खातून को देखिए किस कदर खूबरू खातून है। और पता नहीं ये भी शायद अन्नी थी, इन्होंने भी आप अन्ना तेरा मैं आपकी सपोर्ट में कह रहा। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि पाकिस्तान में भी यूरोप और अमेरिका की तरह प्राइवेट सुराग रसानों की खिदमात हासिल करने का रिवाज जोर पकड़ने लगा। ये प्राइवेट सुराग रसा की ने सर जी? ये कंपनियां होती हैं जो प्राइवेट लोग सरकारी इदारों की मुआवनत किया करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा प्राइवेट सुराग रसान इदारे कंपनियां एस्टेब्लिश होगी। प्राइवेट आई कहते हैं इनको। किसी बात की खबर लेनी हो, किसी की जासूसी करवानी हो। पाकिस्तान में 2010 पहली प्राइवेट आई कंपनी रजिस्टर हुई थी और वो बड़ी फाल है। 5 लाख रुपए से इनकी फी शुरू होती है। इन्ने पैसे सर चुगलियां करन दे। चुगलियां क्या है, मुखबरियां ही है। सर मुखबरी तो याद आया, साढ़े को भी एक मुखबरी वाला हुंदा सी। हाँ, हमारा प्राइवेट आई। जी जी, वो कितने आजकल सर? हम बात कर लेते हैं। ख़ुद रात हम चलते हैं डबी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं अपने प्राइवेट आई से। अस्सलाम वालेकुम सर। लॉन्ग टाइम। जी सर, लॉन्ग टाइम नो सी। नहीं, नो सी मैंने कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टाइम मत लीजिएगा, मैं इस वक्त बिजी हूँ। सर करते क्या रहे हैं इतनी देर आप? उस वक्त को छोड़ें, इस वक्त मैं फ्लाइट में हूँ। क्या है? फ्लाइट में हूँ, फ्लाइट में। तो जहाज में बैठे? और मैं चील पे बैठा हूँ। अच्छा, लेकिन सर शोर क्यों हो रहा है बहुत ज्यादा? लगता जहाज पाट है। वो करता हूँ, एक मिनट। आप भाई लेफ्ट साइड से लेने यहाँ। हाँ जी। क्या? कोई नहीं, पायलट से बात कर रहा था, उसे कह रहा था लेफ्ट साइड चलो। यहाँ बात करें आप। सर तुसी यकीन जानो ये चिंग चिंग तो बैठे जे। आपने क्या मुझको मुखबरी लेनी है या नहीं लेनी? अच्छा सर, को मुखबरी इनायत कीजिए प्लीज, बड़े दिन हो गए सर। ये बहुत जबरदस्त किस्म की मुखबरी है, तुम्हारा कैरियर चेंज कर सकती है। ये लाहौर कैंट की बात है। अच्छा जी। ईद वाले दिन का एक वाकया है। एक खातून जो साबिक एमएनए है, अच्छा जी, उनके एक अंकल हैं, ठीक, जिनके साथ उनका प्रॉपर्टी के मामले पर थोड़ी सी इनकी आपस में रंजिश है। वह यूं आफ्ताब की इन्होंने कुर्बानी की। अच्छा जी। कुर्बानी तो कर दी, लेकिन वो जो कुर्बानी की बाकियात होती हैं, अच्छा जी, वो कहीं इधर उधर फेंक दी। अच्छा। उन्होंने अपने अंकल के साथ शिकायत की इस बात की और उनकी पिटाई कर दी। अंकल ने पिटाई कर दी? नहीं, अंकल की पिटाई कर दी। यानी खातून एमएनए ने? साबिक खातून एमएनए ने। यार आप कितने अनइंटेलिजेंट और कितने गबी। अच्छा आज मुझे बता दें किसने आपको एंकर लगाया, मुझे इतना बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। साबिक खातून एमएनए लाहौर कैंट में रहती हैं जी। उन्होंने ईद वाले दिन किसी नाचाकी की बिना पर अपने अंकल की पिटाई कर दी। महज पिटाई नहीं की, सर में जूते मारे। सर अंकल दी बावा नहीं सी। अब उन्होंने अपने डिफेंस में हल्का सा उन्होंने धक्का दिया। अच्छा। सेल्फ डिफेंस में। अच्छा। वो खातून गिर गई। अच्छा। बस उसके बाद होना क्या था आफ्ताब, एक वफाकी वजीर ने, बड़े दबंग किस्म के वफाकी वजीर ने फोन किया आफ्ताब पुलिस को, और उन्होंने कहा कि अंकल को चुको और अंदर करो। अच्छा जी। पुलिस ने आगे से उनको बात बताई कि भाईजान एक तो ज्यादती उन्होंने की, चपलें उन्होंने मारी, अंकल बेचारे ने अपने आप को बचाने के लिए हल्का सा धक्का दिया, वो गिर गई, तो हम उनको कैसे अंदर करें? या तो अगर आप कहते हैं तो हम दोनों पार्टियों पर चकरा देते हैं। अच्छा आगे हूँ करो ना, मुझे पता लगे। अच्छा, मुझे हैरत इस बात पे है कि इतनी अहम खबर अखबार में नहीं छपी। वो इसलिए कि मैं अखबार वालों को खबर देता तो वो छापते ना। क्यों, आपने क्यों नहीं दी उन्हें? मैं पागल हूँ, 150 रुपए में खबर दे दूं। तो आज भी 150 देते हैं आपको? 150 बाजू का अच्छा मूड हो तो 200 की भी ऑफर कर देते हैं। अगर आपका इशारा उसी वफाकी वजीर की तरफ है जिधर मेरा ध्यान जा रहा है, तो फिर ये बड़े अफसोस से मैं आपको इत्तला दे रहा हूं कि उनकी मिनिस्ट्री वाकई तब्दील हो रही है और इन्हीं हरकतों की वजह से तब्दील हो रही है। और मेरी जान, सलमान शहबाज वहां पर पहुंच गया अमेरिका में एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, और तुम यहीं पे बैठे हो, तुमने क्या लुकाठें लगाई हुई हैं? जरा सोचिए। जब पुलिस ने बात इधर कर दी सर,
تھوڑی دیر بعد اسی پارٹی اور اسی برادری کے ایک اور وفاقی وزیر کا پھر فون آ گیا. اسی پارٹی جی اور اسی برادری کے وفاقی وزیر کا فون آ گیا. اچھا دوسرا وفاقی وزیر کون ہے یہ تو بتا دیں. اس طرح کے سینسٹیو سوالات جو ہے نا وہ سامنے جو گنجا بیٹھا ہو نا گنجا اس سے پوچھا کریں آپ. اچھا آپ گنجے بھائی دو ایک ادھا ایک فل لے. رات ہمارا سیگمنٹ ہے زبان و بیان اور پہلا لفظ ہے پلیٹ فارم. واہ واہ واہ. اس کو پلیٹ فارم کہتے ہیں. یہ پلیٹ فارم غلط ہے. یہ پلیٹ فارم ہے اور اس کی ابتدائی شکل تھی فلیٹ فارم. فلیٹ فارم ہاں جی وہ ایک ہی طرح کا چبوترا سا ہوتا ہے نا فلیٹ ہوتا ہے. جی 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 اس کو فلیٹ فارم کہتے تھے اس سے پھر پلیٹ فارم ہو گیا. سر چنگا پل آپ ساری زندگی ایسی پلیٹ فارم سنتے رہے ہیں اے پلیٹ فارم یہ کوئی نمی فارم ہے. فوٹو اسٹیٹ بھی سنتے رہے ہو نا. جی 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 وہ فوٹو اسٹیٹ ہوتی ہے. ہیلو پلیٹ فارم بھائی جی میں نے تمہیں کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے. یہ زیادہ ناصر انٹرسٹ رکھتا ہے. اصل لفظ کی ہے پلیٹ فارم. پلیٹ فارم میں تیرے ایسی کون ہی ماراں گا دس دیں. یہ تو علم دشمن ہے کوئی چنگی گل علم دشمن پچھو یار بادشاہ صاحب بیٹھے پیچھے لگتا چبرجی تو بول رہے ہیں. اچھا ریل گاڑی سے ہی ایک اور لفظ جی ٹی ٹی. یہ جو کہتے ہیں ٹی ٹی صاحب آئے ہیں. ٹی ٹی پتہ کیا ہے کس کو کہتے ہیں. جہاں بوتل ویچتا جی بچ ٹکٹا چیک کرنے والے کہتے ٹی ٹی آ گیا ٹکٹ دیو جی. اور یہ ٹی ٹی ای ہے. ٹی ٹی ای پہلو ٹی ٹی ای ٹی ٹی کہتے ٹکٹا چیک کرنے والے. ٹریولنگ ٹکٹ ایگزامینر جو ساتھ ہوتا ہے. یہ نا یاد رہے گا تو کی کریں گے اتر کے بعد چ بہ جاؤ. چنگا بھلا ٹی ٹی کہتے رہنا کتنا برا لگے گا. ٹی ٹی ای صاحب وہ اگلا کہ میرے چھیڑیا تھلے اترو. سر جن کو ٹکٹ نہیں ہوتی ہاتھ کچھ لکھ جاتے. یہ کی ہوتا جی ٹکٹ چیکنگ نہیں ہوتی اس کو ٹریولنگ ٹکٹ ایگزامینر کہتے ہیں. سر اسی بس سے چلے جاؤں گے. سر ایک اور ٹی ٹی بھی تو ہوتا ہے. ہاں ٹی ٹی پسٹل چائنیز جو ہے. وہ بھی ٹی ٹی ہوتا ہے. وہ تو سر ای نہیں ہے نا نہیں اس میں وہ بعد چ ہوتی ہے. اچھا جی پھر ایک لفظ ہے شالیمار. جی شالیمار غلط ہے. یہ شالامار ہے. مذکر مؤنث ہے. نہیں شالی جو ہے غیر ضروری طور پر میں سمجھتا ہوں کاتب کی وجہ سے یہاں بھی کوئی زیر ویر کا چکر ہے. کاتب دی کو انگل وڈی ہر لفظ نے کو غلط ہی لکھا ہے. ویلا بیٹھا کوئی شالی مار جڑی ہے ایک گڈی وہ بھی غلط ہے. شالامار. شالا کہتے ہیں گیدڑ کو. ہاں جی کس کو گیدڑ کو. اچھا اور مار کہتے ہیں شکاری کتے کو. سارا شالامار باغ یہ گدڑ رہتے ہوں. اس کی تاریخ ہے یار یا تو پوچھو کہ کیا تاریخ. اچھا جی گل سنن دو پکی گل 17ویں صدی کی بات ہے. جی جہانگیر نے اچھا گل وہ کریں گے جڑی اسی پتہ بھی نہیں کر سکتے. 1619 میں شہنشاہ جہانگیر نے سری نگر میں ایک باغ کی جگہ مختص کرنے کے لیے چند دوستوں کے ساتھ دورہ کیا شہر کا. تو یہ وہ جگہ تھی جب اس مقام پہ پہنچی. یہ بڑا موزوں مقام تھا اور وہیں پر اتفاق سے ایک کتے نے گیدڑ کو پکڑ رکھا تھا. دبوچ رکھا. انہیں پیسے دینے سے گربان تو گدڑ نے کان پڑھائے. یار گل تو پوری کرن دیو. تو کسی نے کہہ دیا شالامار کہ شالامار یعنی گیدڑ کو کتے نے پکڑ رکھا ہے اور مار دیا ہے. حرام جی اس گل کا اس گل کو تعلق ہو. تو شکاری کتے کو مار کہتے ہیں. اور تمہیں یاد ہے کہ مار سانپ کو بھی کہتے ہیں. مار خور مار گزیدہ مارے آستین. سر ایکو شبد نام نے اسی سے پھر چلو بس کر دو ہوں. شالامار میں تو کہ موقع گیا پھر اسی سے وہ پھر چند برسوں بعد لاہور میں شالامار باغ کی بنیاد رکھی گئی. اور بالکل پھر چند برسوں بعد لاہور میں اسے کتے نے پھر گدڑ پڑیا. ہم لیتے ہیں بریک بعد ساتھ میں. ویلکم بیک جی.
सियासी हलकों का कहना है कि PP 72 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब में नवाज लीग की शिकस्त पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत ने सारे जिले की आला पुलिस तब्दील कर डाली। सर सीनियर अफसर ट्रांसफर की पई है ते जिहड़े छोटे अफसर ने वो होटलों को कुटन डे ने। वो देखो जिन्होंने अपने देश के अर्गे जिसे अगला बंदा दूसरी बारी ग्रेवी नहीं गया चौधरी साहब मारेंगे और की करेंगे। क्या हुआ क्या था? होटल गए जनाब खाना खान। अच्छा जी 360 रुपए बढ़िया बिल। कहता 360 रोटियां खाती नहीं यार 360 का बिल था। 360 का बिल है जनाब। मेरा सिर्फ 50 का सी बाकी सारे 40 का सी। सर 360 का सिर्फ सालन सी। अच्छा रोटियां मुफ्त जितनी मर्जी खा लो। यार साड़ी जान तो बड़ी दोनों आसे आंडे ने। अच्छा तुमने मारा क्यों उसे? 360 रुपए का बिल बनया। अच्छा जी मैं उन्हें देते 60 रुपए। मैं कहा यार 300 रुपए रियायत कर दे। एडा बड़ा फर्क है। ग्रेवी बहुत मांगते ग्रेवी। ग्रेवी क्या होती है सर जो जरा बाद थोड़ा जा सालन मांगते की कही था? ग्रेवी। ग्रेवी वो ग्रेवी वो नहीं होती ऐसे उसका नाम ग्रेवी डाला है उसको सप्लीमेंट कहते हैं। हेलो एक इन्हों कहना ही नहीं होता ये सीधा ही कहता भाई थोड़ा जा सालन दे अपने पल्ले नहीं खाते यार तू तेरा बड़े बड़े नहीं लगता है पीछे किसी ने बकरा बनाया साडे। कोई अगर पैसे वाला आदमी इन्होंने को फस जाए कोई कैदी यानी कोई हवालाती कैदी कोई केस ये उन्होंने लै जाते हैं बाहर तो ओदे पल्ले खाते पिछले दिनों च एक वाक्य होया इत्थे लाहौर तो बात सुनो तुम हर वक्त खाते ही रहते हो। ए भाई जी वाक्य होया है उस कैदी की उस दिन सी जमानत चौधरी साहब ने आख्या भाई अज तेरी जमानत हो जानी है सानू तो रोटी खुआ उस लैके होटल चापा चुप्पा रगड़ियां थी चंगी तरह वो जिले बिल आया 6000 का उन्हें आखिया जी मेरे को टका नहीं। फिर चौधरी ने चढ़िया गुस्सा वड़ गया उन्होंने किचन दे भाई 250 प्लेट चौधरी ने मिनट धोती। निवड़ा ना ये अच्छा एक और जालसाजी अजीबो गरीब करते हैं। तुम्हें पता कानून ये कहता है कि नाके पर जब तक थानेदार मौजूद नहीं होगा नाका लग ही नहीं सकता। गैर कानूनी है। ये पता क्या करते हैं? जैसे हमने ये जाली बनाया हुआ है ना थानेदार डमी एक हवालदार को पकड़ते हैं अपने एहलकार को उसको वर्दी पहनाते पेप्स लगाते गाड़ी इनके पास होती है वो परे करके कहीं खड़ी कर देते हैं। वो लगता है जैसे बड़ा कोई मसरूफ अफसर जो है ना वो गाड़ी में बैठा है और बात कर रहा है रिपोर्ट कर रहा है अपने किसी सीनियर ऑफिसर। वो मास्टर लगा होंगे उसको ज्यादा देर खलोता नहीं जाता और उन गड्डी के अंदर ड्रिप भी लगी। सर 2 घंटे च नाके च प्रॉफिट ना होए ते ऐसे चलो बाहर कट के मंगल भी ला और सर जेड़ी गड्डी रोकते हैं कहते जो साहब बैठा तो नहीं मनन दिया गड्डी तेरी बंद होनी। तुसी लोगों ने बूहे चाड़ा है हुण साडी कोई इज्जत नहीं करते साडे नाल मजाक करते ने। अच्छे अफसरों की आज भी इज्जत होती है करप्ट जो होते हैं उनकी इज्जत नहीं होती। परसों की गाली जनाब मोटरसाइकिल से मुंडे आए ने चौधरी टोपी ला के दौड़ गए। कैसा बेशरम अफसर है कि उसका जूनियर उसकी टोपी उतार रहा है सबके सामने। सर तुम जूनियर की गल कर रहे हो ए मुहर्रर नहीं ये उसका सीनियर है। तो ये मुहर्रर कैसे आप? जो सर थाना बने उदों का मुहर्रर है। थाना तो कल बने जो ना पाकिस्तान बने उदों का मुहर्रर है। ये हर हफ्ते तो नजरी होंगी है इस हिसाब ना इंस्पेक्टर तकरीबन को 500 साल बाद बनेगा। आप सब आपने कराची की पुलिस नहीं देखी? शुक्र है तुम बोले हो मैं क्या मसाला ला के रखे है। नहीं बात कर रहे तो यार ठीक है। देखें ये तो लाहौर की पुलिस है ये तो फिर भी कराची की पुलिस के हिसाब से सही है। कभी आप कराची की पुलिस देखें वो तो शादी हॉल में से देगे उठा के ले जाते हैं वो ले जाके देखा तो पता मुझे कि अगर थाने ले भी जावा की कुटा मैंने तो मैं सीरियसली पूछना चाह रहा हूँ माजिद भाई पुलिस का कोई सड़क पे एक्सपीरियंस? मुझे कराची मेरा जाती एक्सपीरियंस है कराची पुलिस का और वो वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। माजिद भाई आपको क्यों पकड़ा था? नहीं वो पैदागिरी करते हैं रात में लोगों को पकड़ लेते हैं। आप रात को काम से आ रहे थे? जी हाँ फंक्शन से आ रहे थे। और लोया चौक फंक्शन की खुश रहना चाहते यार बंदा टीवी से भी आ सकता है बंदा कोई सर फंक्शन कह रहे थे शादी भी तो अटेंड करने जाते हैं। आप समझदार हैं कौन बुलाता शादी से? माजिद जहांगीर इतना बड़ा आर्टिस्ट है कि अगर किसी शादी पे गया है ना तो लोग ही दौड़ गए। जी खबर है कि अमेरिका के एक चिड़ियाघर में जंगली भालू फुटबॉल से करतब दिखाकर हाजरीन को महसूस करता है। ये अपना आड़ू ग्रेड भी भालू बनता सी छोटी जी घगरी पा के पहली बात घगरी पहन सकता ही नहीं। चलो जी वो मुंह निकल गया तो तुसी चुप कर जाओ। वैसे मैं
गुजारिश करना चाहता हूँ। जी करें। जी जी। और मैं संजीदगी से पूछ रहा हूँ। हुक्म हुक्म। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने इस तवीलो अरीज करियर में वाकई कभी मौत के कुएं पर परफॉर्मेंस दी है? क्या बात है, मैं क्या को बहुत ही आला को मेरे बारे में लगी। मौत के कुएं पर बड़े बड़े फनकारों, ये अहनी जो है हाँ तो ही पड़े जी। खुदा दी कसम मेरा दिल एडा हो गया, मैं क्या भी ए बना के गल आई अनाउंसमेंट होते ही मौत दे खूते बालू खुसरा बाहर आ जाए फटाफट लिपस्टिक ला के असर वाली गल है बालू खुसरा, बालू कभी खुसरा होता। तुम्हारे साथी कह रहे हैं। असि साथी नहीं, असि यदि ऑडियंस है सर। अच्छा नासिर, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ जी, अपने करियर का आगाज तुमने किस ईयर में किया था? सारे हो गए ना 15 साल। कहाँ किया था? लाहौर में? नहीं, फैसलाबाद। चनियोड़ तो नहीं, फर्नीचर का काम भी तो तुम करते थे। हाँ जी। उन्होंने जुत्तियां मार के इन्हू कढ़िया सी। क्यों जी? उन्होंने शादी के बेड का आर्डर देता, इन्हें जनाजे वाला मंजा बनाता। कहते जहेज ना बनाओ, आखिरत बनाओ। सर उस सुबह फैसलाबाद शुरू किया। नहीं तो फैसलाबाद आके भी तुम फर्नीचर का काम किया? नहीं सर, मैं ड्रामे काम शुरू किया फैसलाबाद। अच्छा, फैसलाबाद में फिर तारिक जावेद साहब के साथ? हाँ जी, तारिक जावेद साहब लेके आए सर। बहुत बड़ा नाम था तारिक जावेद। अच्छा आड़ू साहब आपने? जी इन्हों के नाल होंगे सन। अच्छा, ये फर्नीचर खान का मुजाहरा करते सन। क्या मतलब खाने का? जी सर, खान का भी। अच्छा तुम्हें जिस तरह समझ नहीं आई, क्या मतलब खाने का? मास्टर जी, आपने अपने ताबनाक करियर का आगाज कहाँ से किया था? कब्रिस्तान तो जी। या ये कब्रिस्तान में क्या करते थे? ये लोगों को जिंदगी करो नफरत दो होंगे सन। मास्टर जी बड़े बड़े मॉडल होंगे सन, बल्कि मॉडलिंग तो तुसी स्टार्ट कीता सी ना? बाजी दी सी ना? बाजी दी कब्रिस्तान दे के सब्जी की दुकान। ये मुर्दे में उसे करेले बेचती थी सर। करेले? हाँ जी, कब्रिस्तान मरासिया था। मुर्दा उदो तक करेले लेना। माजिद भाई, आपने आगाज ज़ाहिर कराची टीवी से किया होगा? किस शो से? मैंने सिंधी ड्रामों से स्टार्ट लिया था। हाँ जी, सिंधी कुआड़ी का रोल किया हीरो के हाथ जी कुआड़ी सी यही सन। सदके जावा, मैं तो इन्होंने वे वे के डरी जानी है। मैं क्या पता क्या मैं वे वे के डरी जानी। अच्छा रूबी, आपने कहाँ से किया था आगाज? मैंने थिएटर से किया था। ये सर माशाल्लाह बड़े पुराने है ने, उदो टेलीफोन भी नहीं सी आजाद होया। ये सर लाहौर के थिएटर से खलो के ना शेखुपुरे की ऑडियंस बुलाती सी। वो कैसे? मैं टिकटा खुल गई जावे, वो अपने बच्चे सुट के दौड़ पे। इधर को? नहीं जी, उधर को। माशाल्लाह बड़ी आवाज पाई है इन्होंने। वैसे वाकई शीबा हसन के बाद अगर मुझे कोई आवाज नजर आई है ना खवातीन के हवाले से, हमारी स्टेज की सबसे ज्यादा श्रिल जिसमें है वो इनकी आवाज। माजिद भाई ने कहूंगा उठ जाना सी ना, दुकान बंद नहीं। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।